देखो, हम बात कर रहे हैं प्लांट किंगडम की, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है इनका जो है वो क्लासिफिकेशन। जिसमें सबसे पहले जिस क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं, सबसे पहले जिस क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, दैट इज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जिसको प्रपोज किया था एरिस्टोटल साहब ने एंड लीनियस साहब ने। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जिसको प्रपोज किया था एरिस्टोटल एंड लीनियस साहब ने। इसमें इनका बेसिस पूछा जाता है कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच वाज प्रपोज्ड बाय एरिस्टोटल एंड लीनियस, इनको बेसिस क्या बोला गया है, कि इनके क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है। तो हम इसमें केवल और केवल एक्सटर्नल फीचर्स की बात करते हैं, या हम इनको मॉर्फोलॉजिकल फीचर कह सकते हैं, जो बाहर से देख करके पता चलाया गया कि बाहर से ये कैसा है। और इसके अंदर एक क्वेश्चन जो आपके यहाँ नीट में पूछा गया है कि इसके अंदर आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर एक और चीज इंक्लूड की गई थी, इंक्लूड नंबर ऑफ एंड्रोइशियम। ये पूछा गया क्वेश्चन है। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में ही इनके एंड्रोशियम के नंबर को इंक्लूड किया गया था। इस क्लासिफिकेशन में जो बेसिस था वो केवल हम एक्सटर्नल फीचर्स जो बाहर से देख के हमें दिख जाता है वही इनका बेसिस था। कोई इंटरनल फीचर्स की हमने बात नहीं करी थी। और इसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था वो ये था कि ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाए थे वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फेज को। और इस आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को हम अल्फा टेक्सोनॉमी भी कहते हैं। ठीक, तो जो याद करना है हमें, सबसे पहला पॉइंट क्या है, द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय एरिस्टोटल एंड लीनियस, and the basis of this classification is external features or morphological features. In this artificial system of classification, there it includes number of androecium also. पहला हमने डिस्कस किया आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था बेंथम एंड हुकर साहब ने। और इसमें भी जो बेसिस है वो क्या है, एक्सटर्नल फीचर तो होगा ही, इसके अंदर हम इंटरनल फीचर्स की भी बात करते हैं। जिस इंटरनल फीचर में हम बात करते हैं वो है अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करेंगे। और इसी के अंदर हम एनाटॉमी, जो आप पहले पढ़े हो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उनको भी देखेंगे। और हम इसके अंदर प्लांट की एम्ब्रियोलॉजी को भी इंक्लूड करेंगे। तो एक्सटर्नल फीचर जो बेसिस था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का, जब इंटरनल फीचर्स को भी इंक्लूड करेंगे तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाएगा, जिसको प्रपोज किया था बेंथम एंड हुकर साहब ने
इस नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को, इस नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को हम बीटा टेक्सोनॉमी भी कहते हैं, बीटा टेक्सोनॉमी भी कहते हैं। तो सबसे पहला जो हमने पढ़ा था यह है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय एरिस्टोटल एंड लीनियस, एंड देन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच वाज प्रपोज्ड बाय बेंथम एंड हुकर, जिसका बेसिस एक्सटर्नल फीचर के साथ साथ इंटरनल फीचर भी है, और इस इंटरनल फीचर में हम इंक्लूड करते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर को, एनाटॉमी को और एम्ब्रियोलॉजी को। ठीक, नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मॉडर्न है, दैट इज phylogenetic system of classification, phylogenetic system of classification, जिसमें आप देखोगे कि इनके प्रोपोनेंट्स में एंगलर एंड Prandtl, Hutchinson एंड तख्तजान। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट, कई बार ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो इनका बेसिस है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उस बेसिस को हम क्या कहेंगे, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो कई बार सिंपल जो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो उसमें हम बोलेंगे इनका जो बेसिस है दैट इज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। और इस क्लासिफिकेशन को हम गामा टेक्सोनॉमी कहते हैं, इसको हम गामा टेक्सोनॉमी भी कहते हैं, गामा टेक्सोनॉमी कहते हैं। और आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इट इज द मोस्ट कन्विंसिंग सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो प्रेजेंटली एक्सेप्टेड है, मोस्ट एक्सेप्टेड है, ये phylogenetic system of classification, phylogenetic system of classification presently accepted है। और इसके अंदर, इस phylogenetic system of classification में fossils का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। फॉसिल्स का रोल इसलिए है क्योंकि फॉसिल्स से हम ये पता लगाते हैं कि इनका जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, इवोल्यूशनरी जो क्रम है वो क्या है, कैसे कैसे ये इवॉल्व हुए हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन व्हिच वाज प्रपोज्ड बाय एरिस्टोटल एंड लीनियस, then natural system of classification which was proposed by Bentham and Hooker, which includes both external and internal features, while the phylogenetic system of classification, which is the most convincing and presently accepted system of classification proposed by Engler and Prandtl, Hutchinson and Tazan, it includes the evolutionary relationship, it includes evolutionary relationship। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा, सभी को समझ में आ गया? बोलो। यस सर। नेक्स्ट जो हमें जानना है वो है ब्रांचेस ऑफ टेक्सोनॉमी के बारे में। ब्रांचेस ऑफ टेक्सोनॉमी, इन दोनों से, जो आपने ये क्लासिफिकेशन और ये ब्रांचेस, इन दोनों से एक क्वेश्चन डेफिनेटली प्लांट किंगडम से पूछा जाएगा। तो ये याद रखना कि ये एक क्वेश्चन है पूरा। ठीक, नेक्स्ट ब्रांचेस ऑफ टेक्सोनॉमी के अंदर
हम देखते हैं क्या इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है, हम बात करते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी को, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी को, जिसको हम न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी से एक डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इनमें से न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी किसे कहेंगे, तो इसका एक स्पेशल टर्म है, इसको हम फिनेटिक्स भी कहते हैं, इसको हम फिनेटिक्स भी कहते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी को, जो मेनली कंप्यूटर बेस्ड है, कंप्यूटर बेस्ड है, और इसी से हम एनालिसिस ऑफ डेटा, डेटा एनालिसिस पे बेस्ड है। और एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके अंदर हम थाउजेंड्स ऑफ कैरेक्टर्स को इंक्लूड कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी है, यहाँ हम बात करते हैं हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर, hundreds of character can be analyzed, और इसके अंदर जो हम इंक्लूड करेंगे, hundreds of character को हम एनालाइज कर सकते हैं बहुत कम टाइम में। और इसमें जैसे कंप्यूटर के में आप देखोगे कि या तो कोई कैरेक्टर प्रेजेंट होगा या कोई कैरेक्टर एब्सेंट होगा, या हम किसी कैरेक्टर की बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन एंड जीरो। जीरो का मतलब क्या है, डेटा नॉट अवेलेबल, अगर डेटा ही अवेलेबल नहीं है तो उस केस में हम इसको इंक्लूड करेंगे। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी जो कंप्यूटर बेस्ड है, जिसमें हम डेटा एनालिसिस करते हैं, हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स को हम एक बार में एनालाइज कर पाते हैं, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी विच इज आल्सो नोन एज फिनेटिक्स। इसके बाद हम बात करते हैं साइटोटेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी जिसको हम कैरियोटेक्सोनॉमी भी कहते हैं, कैरियोटेक्सोनॉमी भी कहते हैं। इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा हो, साइटोटेक्सोनॉमी के अंदर हम किसकी बात करेंगे, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन की। किसकी बात करेंगे, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। और ये साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन क्या हो सकता है, ये हो सकता है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर कैसा है और उनका बिहेवियर कैसा है। इसके बाद, इस साइटोटेक्सोनॉमी के बाद हम बात करेंगे कीमोटेक्सोनॉमी की, कीमोटेक्सोनॉमी की, जिस कीमोटेक्सोनॉमी में हम बेसिस देखेंगे तो ये है केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन। और इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं डीएनए सीक्वेंस को और प्रोटीन सिंथेसिस, या जो उनका स्ट्रक्चर है, मतलब ये टोटली बेस्ड है केमिकल कंपोजिशन पे। कीमोटेक्सोनॉमी के अंदर हम किसकी बात करते हैं, कीमोटेक्सोनॉमी के अंदर हम बात करेंगे केमिकल कंपोजिशन की, केमिकल कंपोजिशन की। इतनी बातें क्लियर हुई। अब देखो, इसमें जब हम बात करते हैं इस पूरे प्लांट किंगडम में क्लासिफिकेशन की, इस पूरे प्लांट किंगडम में जब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, तो आप सभी को पता है कि जो प्लांट किंगडम है उनको कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है और किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है। इन पे जरूर क्वेश्चन पूछा गया है कि किस बेसिस पे इनको कैटेगराइज किया गया है। तो अब स्टार्टिंग से जब आप देखते हो तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्गी या थैलोफाइट्स की, फिर उनसे एडवांस्ड ब्रायोफाइट्स की, उनसे एडवांस्ड टेरिडोफाइट्स की, और टेरिडोफाइट्स से एडवांस्ड जिम्नो, और जिम्नो के बाद जो मॉडर्न प्लांट हैं दैट इज एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, which are modern and most advanced plant, जिनको दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ कोटिलिडन्स।
कोटिलिडन्स में आप देख रहे हो अगर 2 कोटिलिडन्स प्रेजेंट हैं देन दे आर डाइकॉट्स, एंड इफ सिंगल कोटिलिडन इज रिपोर्टेड देन दे आर मोनोकॉट्स। तो अब हम स्टार्टिंग से देखते हैं इनका क्या बेसिस रहा है। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं, हम बात करते हैं एम्ब्रियो के फॉर्मेशन पे। ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले जो हम बात करते हैं एल्गी की, यानी थैलोफाइटा। थैलोफाइटा थैलोफाइटा तो 2 ग्रुप था, थैलोफाइटा और एम्ब्रियो फाइटा में। तो ये किस बेसिस पे इनको कैटेगराइज किया गया थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा में? ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियो फॉर्मेशन। तो जिनमें एम्ब्रियो फॉर्मेशन प्रेजेंट है, जिसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन देखा जाएगा, दे आर एम्ब्रियोफाइट्स। और जिनमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं देखा जाएगा, एब्सेंट होगा, इनको हम थैलोफाइटा कहेंगे, जिसमें हम एल्गी को पढ़ते हैं। थैलोफाइटा कहेंगे जिसमें हम एल्गी को कहते हैं। अब एम्ब्रियोफाइटा को फर्दर डिवाइड किया, फर्दर देखा गया किसके बेसिस पे? फर्दर अब हम देखेंगे किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ वैस्कुलर बंडल्स। VVS स्टैंड फॉर वैस्कुलर बंडल्स। तो इफ वैस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट, इफ S यानी वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, तो हम इनको कहेंगे क्या? तो हम इनको कहेंगे ट्रैकियोफाइट्स। क्या कहेंगे? तो हम इनको कहेंगे ट्रैकियोफाइट्स, यानी इनके अंदर वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट हैं। और अगर वैस्कुलर बंडल हो गए एब्सेंट, तो हम क्या कहेंगे? नॉन ट्रैकियोफाइट्स, जिसके अंदर हम किसको इंक्लूड करेंगे? जिसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे ब्रायोफाइट्स को। क्लियर है? अब ट्रैकियोफाइट्स के अंदर क्या हुआ? वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है, तो उनको हम क्या कहेंगे? ट्रैकियोफाइट। जिनके अंदर वैस्कुलर बंडल नहीं प्रेजेंट है, दे आर नॉन ट्रैकियोफाइट्स। तो ये ब्रायोफाइट्स क्या है? नॉन ट्रैकियोफाइट है, इनके अंदर वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट नहीं होगा। क्लियर है? ट्रैकियोफाइट्स को फर्दर हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीड फॉर्मेशन, ठीक। फर्दर डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सीड फॉर्मेशन। तो जिनमें सीड का फॉर्मेशन होगा, उनको तो हम कहेंगे स्पर्मेटोफाइट्स। क्या कहेंगे? अगर ये सीड फॉर्मेशन देखा गया, यस या प्रेजेंट है, देन दे आर स्पर्मेटोफाइट्स। एंड इफ एब्सेंट, अगर यहाँ पर सीड फॉर्मेशन एब्सेंट है, तो ये जो ग्रुप होगा वो होगा टेरिडोफाइट्स का, जिसके अंदर वैस्कुलर बंडल तो प्रेजेंट है लेकिन सीड का फॉर्मेशन नहीं देखा जाएगा। वैस्कुलर बंडल तो प्रेजेंट है, सीड का फॉर्मेशन नहीं देखा जाएगा। जिनमें सीड का फॉर्मेशन होगा उनको हम क्या कहेंगे? स्पर्मेटोफाइट्स। और स्पर्मेटोफाइट्स की 2 कैटेगरी है। अगर हम बात करते हैं भाई, सीड तो प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन जो फर्दर बेसिस है वो हम किसको इंक्लूड करेंगे? अब इनका जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रूट एंड फ्लावर एंड फ्रूट होना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट। तो अब जिनमें फ्लावर और फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, जिनमें फ्लावर एंड फ्रूट का फॉर्मेशन रिपोर्ट किया जाएगा, एस होगा या होगा, उनको हम क्या कहेंगे? एंजियोस्पर्म्स। क्या कहेंगे? एंजियोस्पर्म्स कहेंगे।
और जिनमें फ्रूट और फ्लावर नहीं देखा जाएगा, फ्रूट और फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं देखा जाएगा, इनको हम क्या कहेंगे, जिम्नोस्पर्म्स। ठीक, और जिम्नोस्पर्म्स में हम जानते हैं कि जो सीड्स होगी, सीड्स तो होगा लेकिन ये सीड्स नेक्ड सीड्स होंगे, क्योंकि यहाँ यहाँ पर फ्रूट फ्लावर का कॉन्सेप्ट नहीं है। अब एंजियोस्पर्म्स को फर्दर कैटेगराइज किया गया, एंजियोस्पर्म को फर्दर कैटेगराइज किया गया किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of cotyledons, cotyledons। तो आपको पता है कि अगर सिंगल कॉटिलिडन है, अगर सिंगल कॉटिलिडन है, केवल एक कॉटिलिडन है, तो हम इनको क्या कहेंगे, मोनोकॉट्स। ठीक, और अगर यहाँ पर दो कॉटिलिडन्स प्रेजेंट हैं, देन दे आर डाइकॉट्स, then they are dicots. Dicotyledons plants are those which have two cotyledons and monocots are those which have single cotyledon, single cotyledon। क्लियर है? तो यहाँ तक हमने जो बात करी है वो है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम। हमने स्टार्ट किया था क्या, हमने स्टार्ट किया प्लांट किंगडम, जिनके क्लासिफिकेशन में हमने सबसे पहले पढ़ा artificial system of classification which was proposed by Aristotle and Linnaeus। The basis is only external features या morphological features, और इस टेक्सोनॉमी को हमने अल्फा टेक्सोनॉमी कहा था। फिर इसके बाद जब आप देखोगे, फिर natural system of classification which was proposed by Bentham and Hooker। The basis includes external and internal feature both। internal features के अंदर हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी की बात कर रहे थे, इसको हमने बीटा टेक्सोनॉमी कहा है। फिर हम बात करते हैं जो मोस्ट कन्विंसिंग है, दैट इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन व्हिच वाज प्रोपोज्ड बाय इंगलर, प्रेंटल, हचिंसन एंड तख्तजान। इसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को हम बेसिस मानते हैं, जिसको हम गामा टेक्सोनॉमी कहते हैं। इसमें फॉसिल्स का भी इंपॉर्टेंस है और यही प्रेजेंटली एक्सेप्टेड है। क्लियर? इसके बाद ब्रांचेस ऑफ टेक्सोनॉमी के अंदर हमने सबसे पहले बताया न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी को, जो कंप्यूटर बेस्ड है, जिसमें हम डेटा एनालिसिस को यूज करते हैं और हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स एक बार में एनालाइज हो पाते हैं। इसमें जिस सिंबल को हम यूज करते हैं, अगर हाँ है तो पॉजिटिव, नहीं है तो निगेटिव, और डेटा अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए हम जीरो को इंक्लूड करते हैं। फिर हमने बात करी साइटोटेक्सोनॉमी विच इज आल्सो नोन एज कैरियोटेक्सोनॉमी। इट इज बेस्ड ऑन द साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, जिसमें हम क्रोमोसोम स्ट्रक्चर्स एंड बिहेवियर की बात करते हैं, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर्स एंड बिहेवियर की बात करते हैं। ठीक, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो समझ लो नीट में एक क्वेश्चन आपको 101% सही होगा। इस कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है डेफिनेटली, जिसको फिर से सुन लो। जो हमने इस प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन किए हैं उसमें अलग अलग बेसिस को इंक्लूड किया गया है। सबसे पहला बेसिस हमने इंक्लूड क्या किया, एम्ब्रियो के फॉर्मेशन को देखते हुए, कि इफ embryo formation is reported then embryophyta, and if embryo formation is not reported then they get accommodated in हेलोफाइटा, जिसके अंदर सारे एल्गी हैं। इसका मतलब क्या है कि सारे एल्गी में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा। फिर हमने वेस्कुलर बंडल्स को बेसिस बनाया कि भाई जिन प्लांट्स में वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होंगे उनको हम क्या कहेंगे, ट्रैकियोफाइट्स, और जिनमें नहीं प्रेजेंट होंगे वो होंगे नॉन ट्रैकियोफाइट्स। तो ब्रायोफाइटा के अंदर वेस्कुलर बंडल नहीं होते हैं तो इसलिए उनको हम क्या कहेंगे, नॉन ट्रैकियोफाइट्स। फिर ट्रैकियोफाइट्स को फर्दर हमने सीड फॉर्मेशन के बेसिस पे कैटेगराइज किया कि जिनमें सीड का फॉर्मेशन होगा पॉजिटिव उनको हम क्या कहेंगे, स्पर्मेटोफाइट्स, और जिनमें नहीं होगा उनको क्या कहेंगे, टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। ठीक, फिर हमने जो बेसिस बनाया वो बनाया फ्रूट एंड फ्लावर को, कि जिनमें फ्रूट एंड फ्लावर रिपोर्ट किया जाएगा दे आर एंजियोस्पर्म्स, और जिसके अंदर फ्रूट फ्लावर को इंक्लूड नहीं किया गया, नेक्ड सीड प्रेजेंट होगा, वो होंगे जिम्नोस्पर्म्स। क्लियर है? फिर फर्दर एंजियोस्पर्म को
कैटेगराइज किया गया किसके बेसिस पे, कोटिलिडन्स के बेसिस पे, जिसमें अगर सिंगल कोटिलिडन्स प्रेजेंट है तो उनको हम क्या कहेंगे, मोनोकॉट्स, और अगर सिंगल नहीं डबल कोटिलिडन प्रेजेंट होंगे तो हम क्या कहेंगे, डाइकॉट्स, डाइकॉट्स। अब देखो एक इंफॉर्मेशन है जिसको आप एज इट इज याद कर लेना, क्योंकि उनसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, क्या इंफॉर्मेशन है, जब हम बात करते हैं वेस्कुलर बंडल्स की, ठीक, तो वहां पर वेस्कुलर बंडल्स की जब भी हम बात करते हैं, हमारे दिमाग में जो फर्स्ट रिपोर्टिंग वेस्कुलर बंडल वाले ग्रुप हैं वो कौन है, टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। अब इसमें कुछ डिफरेंट टाइप के वेस्कुलर बंडल्स हैं जो आपको ऐसे ही याद करना होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या आपको याद रखना है। जैसे स्टीलर पूरा सिस्टम है, पूरा स्टीलर सिस्टम है जिसमें वेस्कुलर बंडल्स के अरेंजमेंट को बताया जाता है, वेस्कुलर बंडल्स के अरेंजमेंट को बताया जाता है। इसमें आपको 4 याद रखने हैं। पहला याद रखना है प्रोटोस्टील, पहला याद रखना है प्रोटोस्टील, जिसको हम कहते हैं कि ये मोस्ट प्रिमिटिव है। क्या है, मोस्ट प्रिमिटिव है, इन विच पिथ इज एब्सेंट, पिथ एब्सेंट होगा। और इसके एग्जाम्पल जो आपसे डायरेक्ट पूछे जाएंगे, किस में पाए जाएंगे ये, तो ये पाए जाएंगे लाइकोपोडियम एंड ड्रायोप्टेरिस के अंदर, लाइकोपोडियम एंड ड्रायोप्टेरिस। इस प्रोटोस्टील के बाद जो नेक्स्ट हम बात करते हैं वो है सिफ्नोस्टील, वो है सिफ्नोस्टील, जिसमें हम देखेंगे कि पिथ प्रेजेंट है। पिथ जो सेंट्रल पार्ट है, जो आपने एनाटॉमी में बहुत अच्छे से देखा था, इसके एग्जाम्पल में जब आप देखोगे सिफ्नोस्टील के एग्जाम्पल में, तो यहाँ पर ऑस्मुंडा एंड इक्विसिटम की बात करेंगे, ऑस्मुंडा और इक्विसिटम की बात करेंगे। क्लियर है। इस प्रोटोस्टील और सिफ्नोस्टील के बाद जो हम नेक्स्ट देखेंगे वो है यू स्टील, वो है यू स्टील। यू स्टील जिसमें वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रिंग, रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट है वेस्कुलर बंडल, तो हम क्या कहेंगे, यू स्टील, क्या कहेंगे, यू स्टील। और रिंग के फॉर्म में हमें सबको पता है कि इनका एग्जाम्पल क्या है, डाइकॉट्स, क्योंकि हमने अभी एनाटॉमी में पढ़ा था कि डाइकॉट्स के अंदर जो वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट हैं वो किस फॉर्म में है, रिंग के फॉर्म में है। फिर आपको याद रखना है एटैक्टोस्टील, एटैक्टोस्टील जिसके अंदर आप देखते हो जो एक देखो एटैक्टोस्टील जिसमें हमने बात करी है स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स की, जो देखे कहाँ जाते हैं, मोनोकॉट्स के अंदर। तो मोनोकॉट्स के अंदर कैसे हैं वेस्कुलर बंडल, एटैक्टोस्टील। डाइकॉट्स में कैसे हैं, यू स्टील। क्लियर है। बाकी प्रोटोस्टील और सिफ्नोस्टील ये टेरिडो में रिपोर्ट किए जाते हैं मेनली। तो ये इस पॉइंट से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे गए हैं, आगे चांसेस भी हैं। तो आपको ये याद रखना है कि अगर रिंग में प्रेजेंट है तो उसको हम यू स्टील, और अगर स्कैटर्ड है तो इनको हम एटैक्टोस्टील बोलेंगे। क्लियर।